वंदे मातरम। आज हम लोग सीमा कीमत का सिद्धांत देखेंगे। ये देखिए हमने कई इसके पहले देखा है कि कीमत निर्धारण के कई सिद्धांत हैं और उसी में हम यहाँ तक पहुँच आए हैं कि अब हम सीमा कीमत को देखेंगे, जिसे हम लिमिट प्राइस थ्योरी बोलते हैं। सीमा कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इसको ये आता क्यों है? सबसे पहले ये कि जो अगर हम देखें तो जो प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं, प्रतिष्ठित सिद्धांत में चाहे एकाधिकारी हो, एकाधिकारिक मोनोपोलिस्टिक हो, या उसके अलावा अगर देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता हो, अल्पाधिकारी बाजार हो, तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे चाहे गेम थ्योरी वगैरह में आप देखते हैं कि इसको जो नई फर्में हैं उनको जब वो आ रही हैं आप देखेंगे कि जैसे जैसे लाभ होता है, तो जैसे इस लाभ होता है तो उसमें जो नई फर्में हैं वो देख के उसमें आती हैं। आपने देखा होगा कि जो उसका सिद्धांत है उसका एक मान्यता ये है कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, तो उसको देख के जो असामान्य लाभ है उसको देख के फर्में आती हैं और फर्में आती हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट करती हैं। देखिए इसी के संदर्भ में हमने देखा था कि जो गेम का सिद्धांत है इसी तरीके से होता है। इसी जो एक्चुअल एंट्री है इसी को मतलब ध्यान रख के बनाया गया है, पोटेंशियल एंट्री को नहीं। पोटेंशियल एंट्री मतलब क्या? पोटेंशियल एंट्री वो एंट्री होता है जिसमें ये है कि फर्में आ सकती है, जैसे कि लाभ अगर हो रहा है किसी को तो फर्में आ सकती हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल एंट्री है, तो जब असामान्य लाभ होता है तो पूरा कंफर्म होता है कि फर्में आएंगी। तो इसी प्रकार से जब विकसित हुआ, बाद में अगर देखें तो जो अल्पाधिकारी फर्म है उसमें कुर्नो का मॉडल देख लें, एजवर्थ का मॉडल देख लें, तो अगर इसमें भी देखें तो क्या कहा गया है कि फर्मों की एक निश्चित संख्या मानी गई है। अल्पाधिकारी बाजार में अगर आप देखें तो उसमें फर्मों की एक निश्चित संख्या मानी गई है। ऐसे नहीं माना गया है कि मतलब इतनी संख्या या कुछ है, ऐसा नहीं है, पूरा एक निश्चित संख्या की कुछ फर्में मानी जाती हैं, उसमें पोटेंशियल एंट्री की कोई संभावना नहीं होती। ठीक है, कुछ फर्में होती हैं उसमें। तो इसी को हम देखेंगे कि पोटेंशियल एंट्री को कई लोगों ने देखा बाद में अल्पाधिकारी फर्मों में, कि जैसे कि बेन है, लेबनीज हैं, साइलोज हैं, तो कई लोगों ने देखा। लेकिन इसको सबसे पहले बताया कौन था? फेलनर ने, FELLNER, फेलनर। इन्होंने देखा था सबसे पहले, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए थे। इन्होंने देखा और इन्होंने बताया कि जो ओलिगोपोली फर्म होती है वो अपनी जो कीमत है वो जो मोनोपोलिस्टिक प्राइस है, मोनोपोलिस्टिक प्राइस से कम रखती है। ठीक है, वास्तव में तो इन्होंने देखा था लेकिन प्रूव नहीं कर पाया था, इसीलिए हम इनका उतना डिस्कशन नहीं करते हैं। हम चूंकि हम लेते हैं बेन ने इसको बढ़िया से इस पर रिसर्च किया, काम किया और फिर उसको प्रूव किया, तो इसीलिए हम बेन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो बेन ने पोटेंशियल एंट्री के बारे में इन्होंने कुछ कहा है और उसके लिए उन्होंने 2 वर्क लिखे। सबसे पहले इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है A Note on Pricing in Monopoly and Oligopoly, A Note on Pricing in Monopoly and Oligopoly, और दूसरा है बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, जिसे हम 1956 में, और ये जो आर्टिकल है उसे हम 1949 में उन्होंने लिखा था। और ये जो था बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, ये बुक फॉर्म में था, और ये जो था ये नोट ऑन प्राइसिंग इन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली ये आर्टिकल के रूप में था। तो आखिर इन्होंने 2 क्यों दिया? देखिए अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इन्होंने 2 क्यों दिया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने थ्योरी के रूप में ऐसे डायग्रामेटिक नहीं किया है, उन्होंने ऐसे बताया है। तो देखिए जो आर्टिकल है नोट ऑन प्राइसिंग इन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, इसमें बताया गया है, इन्होंने मुख्य रूप से दावा किया है या वर्णित किया है। क्या वर्णित किया है? कि जो फर्म होती है वो क्यों मोनोपोली जो है, मोनोपोली से कम कीमत क्यों निर्धारित करती है। जो फर्म है, वास्तविक फर्म है, जो मॉडर्न फर्म है, वो क्यों, जो मॉडर्न ओलिगोपोली फर्म है वो मोनोपोली जो प्राइस होता है, ठीक है, जिसे हम PM बोलते हैं, उससे कम निर्धारित करती है, क्यों। और ये जो बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, इसमें बताया गया है कि आखिर फर्में जो परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन की जो प्राइस PC, इससे ऊपर क्यों जो PL होता है, PL मतलब क्या है? PL मतलब लिमिट प्राइस, इसके ऊपर क्यों निर्धारित करती है, लिमिट प्राइस को इसके ऊपर क्यों निर्धारित करती है। और इसमें बताया गया है आर्टिकल में कि जो ये लिमिट प्राइस है वो मोनोपोली से नीचे क्यों निर्धारित किया जाता है। बस इस दोनों में यही डिफरेंस है। अर्थात जो आर्टिकल है इसमें इन्होंने केवल इसको दिया था, इस सिद्धांत को, और बढ़िया से एक्सप्लेन किया था बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, हालांकि इसमें भी किया था, लेकिन इस दोनों वर्ग को एक साथ देखने में हमें और अच्छा लगता है। देखिए इनके 2 सिद्धांत है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो
परफेक्ट कंपटीशन की जो प्राइस है, परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस, इसको इन्होंने सबसे बाद में बताया। लेकिन जो पीएम वाला है कि मोनोपोली प्राइस से कम रखता है कीमत फर्म, आधुनिक फर्म जो मैनेजर चलाते हैं, तो उन्होंने बताया कि आखिर क्यों रखता है। उसके लिए इन्होंने कई तर्क दिए। इन्होंने तर्क दिया कि जो फर्में हैं, चूंकि हमने देखा है कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत के फर्में हैं, तो वो जैसे ही उनमें लाभ होता है, आप देखे हैं ना, तो जो असामान्य लाभ होता है, एक्सेस प्रॉफिट, तो जैसे ही लाभ होता है असामान्य, तो जो नई फर्में हैं जो बाहर खड़ी हैं, चूंकि एक और मान्यता है इनकी कि जो अभी हम सारी मान्यताओं को लिखवाएंगे, तो सबसे पहली एक और मुख्य रूप से मान्यता है कि जो फर्में हैं, फर्में उन दोनों को, अर्थात जो आने वाली फर्म है, न्यू इंट्रेंट उसे बोलते हैं, और जो स्थापित फर्म है, स्टेब्लिश्ड फर्म, दोनों के जो वस्तु हैं, अर्थात जो उत्पादन है, वो समरूप है, ये एक समान है। ठीक है, तो इसीलिए तभी तो वो प्रवेश करेगी, नहीं तो क्यों प्रवेश करेगी उस मार्केट में। इस सब मान्यताओं के साथ चलते हैं हम। तो इन्होंने कहा कि जो असामान्य लाभ हो रहा है, तो उसको देख के नई फर्में ना आए। तो नई फर्में क्या करेंगी, क्योंकि जो नई फर्में आएंगी उसके बाजार की हिस्सा कुछ कैप्चर करेंगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सेम है, तो वो बाजार के कुछ हिस्से को कैप्चर कर लेगी। जब बाजार के कुछ हिस्से को कैप्चर कर लेगी, तो इसकी जो मांग है, जो स्लोप ऑफ डिमांड है, वो पीछे आएगा। आप देखिए कि जो उसका स्लोप ऑफ डिमांड है वो पीछे आएगा, इसके लिए बाजार कम उपलब्ध होगा। तो जो लाभ चाहती थी, चूंकि अल्पकालीन लाभ तो ये चाहती थी जो प्रतिष्ठित सिद्धांत वाली है, लेकिन ये वाली फर्में नहीं चाहती। उन्होंने जो फर्में हैं, जो नई फर्में हैं, ठीक है, ये सीमा कीमत निर्धारित करते हैं, ताकि जो नई फर्में हैं वो असामान्य लाभ को देख के, अर्थात एक्सेस प्रॉफिट को देख के अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो दीर्घकालीन क्षति पहुंचाती है ना, हमेशा के लिए हो जाएंगी, तो इसीलिए वो दीर्घकालीन क्षति पहुंचाएगी। इसीलिए ये मोनोपोली से कम लिमिट प्राइस को डिटरमाइन करेगा, ठीक है, निर्धारण करेगा। अब देखिए इसमें क्या बताता है, बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन 1956, इसमें इन्होंने अपना दूसरा सिद्धांत, ये भी बताएंगे दूसरा कौन है, ठीक है, तो उसको दिया। और फिर इन्होंने कहा कि जो फर्में हैं वो परफेक्ट कंपटीशन से लिमिट प्राइस क्यों तय करती है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन से ऊपर क्यों तय करती है। तो उन्होंने एक चीज दिया, वो है प्रीमियम का सिद्धांत, थियरी ऑफ प्रीमियम एक तरीके से। और प्रीमियम क्या है, एडवांटेज है, एडवांटेज मतलब एक्सेस, ठीक है, तो उसी एडवांटेज के कारण जो फर्में हैं वो पीसी से ऊपर कीमत तय करती हैं, ठीक है, और पीसी से ऊपर कीमत तय करती हैं, और उसके वो भी 3-4 कारकों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब हम देखेंगे इसके कुछ एजम्पशंस हैं। आप इसके सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे आप इसके एजम्पशंस को। सबसे पहला एजम्पशंस है, सबसे पहला एजम्पशंस क्या है कि कोलिजिव ओलिगोपोली है। यहाँ पे सबसे पहला जो एजम्पशंस है वो है कोलिजिव ओलिगोपोली, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हिंदी में गठबंधन अल्पाधिकार, ठीक है, कोलिजिव ओलिगोपोली। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो नई फर्में हैं और जो पुरानी फर्में हैं, उनकी जो उत्पाद है वो क्या है, समरूप है। और तीसरा है कि उन्होंने किसी वजह से उनको पता होता है कि जो मार्केट का, जो बाजार का, उनके पास जो मार्केट का मांग वक्र होता है, मांग वक्र वो स्थिर होता है, निर्धारण होता है, अर्थात किसी भी तरीके से जो कंपनियां हैं, जो फर्म है, उन्हें पता चल जाता है कि इसका मांग वक्र दिया हुआ है, इसीलिए उन्हें पता चल जाता है, इसीलिए मांग वक्र दिया होता है। और जो मांग वक्र है वो तो बाजार की मांग वक्र निश्चित होती है, जितना मांग बाजार में हुआ वो निश्चित होगा, वो बदलेगा थोड़ी, चाहे नई फर्में आए चाहे कितना हो फर्में आए, मांग तो उतना ही होगा, क्योंकि वो कंज्यूमर करता है, सप्लाई तो डिस्टर्बेंस होगी लेकिन मांग तो उतना ही होगा। और इसीलिए जब मांग दिया है, डिमांड, तो इसका जो सीमांत आय है, जो सीमांत आय है जिसे हम क्या बोलते हैं, यमार, वो भी दिया है, दोनों दिया है, ठीक। अब हम देखेंगे कि समस्या कहाँ आती है। समस्या यह आती है कि आखिर फर्म सीमा कीमत किस स्तर पर तय करे जिससे संभावित प्रवेश को रोका जा सके। तो उसके लिए बेन ने कुछ कई स्टेप्स दिए, कुछ बिंदुएं दी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दी। वो है, देखिए, ये सबसे पहला देखते हैं कि संभावित प्रवेशकर्ताओं की लागत। हम देख लें ये जो संभावित हैं,
जो पोटेंशियल फर्म है जो आने वाली है, तो उसकी लागत क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लॉन्ग रन, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एलएसी है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, वो कैसे है, एल शेप्ड पे है। ठीक है, तो जब एल शेप्ड पे है तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो यहाँ पे स्टेब्लिश फर्म है वो किस स्तर पे काम कर रही है, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे काम कर रही है। जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे काम कर रही हैं तो अब देखा जाए कि जो संभावित प्रवेश की लागत है वो कितना है, वो मतलब उसको बनाने में वो प्रोडक्ट कितना पैसा लग रहा है। इसको तो सबसे कम पे लग रहा है क्योंकि इन्होंने अपना सारा कास्ट निकाल लिया है और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे आ गए हैं, लेकिन उनका लागत कितना लग रहा है उस हिसाब से वो तय करती है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम देखें तो उद्योग के पदार्थ के लिए मांग की मूल्य लोच, अर्थात कि जो उद्योग की पदार्थ है उसके लिए, जो उद्योग उत्पाद बना रही है उसके लिए लोग कितना पैसा देने को लिए तैयार है। अगर मान लीजिए 10 रुपया देने के लिए तैयार है तो छोड़ दो, आने दो फर्म को। अगर मान लीजिए ज्यादा है कि उसमें ज्यादा बेनिफिट है तो भैया उसको रोकना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, बस यही है। उसके अलावा अगर देखें तो बाजार का आकार का मतलब है कि जो पदार्थ की मांग है बाजार में कितना है, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 10 ट्रक, अब जितना भी हो, तो आकार के हिसाब से भी सीमा कीमत को तय करे। उद्योगों में प्रतिष्ठित फर्मों की संख्या, जो प्रतिष्ठित फर्म है वो कितने हैं, अर्थात बाजार में जो एक एक फर्म है उनका कितना हिस्सा आएगा, वो सब देख के हमको कीमत तय करना होगा। उसके बाद एलएसी का स्तर, वही एलएसी का स्तर कि जो एलएसी का स्तर कितना है, औसत लागत कितना है, वास्तविक जो औसत लागत है फर्म का वो कितना है, ये सारे पॉइंट देख के इन्हें सीमा कीमत तय करना चाहिए। किसके अनुसार, बेन के अनुसार। ठीक है, बेन के अनुसार। लेकिन यह कैसे पता चला, बेन ने कंपनी का अध्ययन किया, अल्पाधिकारी कंपनियों का अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया कि जो मूल्य है उनकी जो कीमत है उसकी कीमत उन्होंने क्या रखा, इलास्टिसिटी से कम रखा, अर्थात इलास्टिसिटी से, जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो उसको लिया, अर्थात जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो उन फर्मों को लिया और उनका अध्ययन किया। और फिर उन्होंने बताया कि जो फर्में हैं वो आखिर क्यों जो मोनोपोली फर्म्स, जो मोनोपोली प्राइस है उससे कम लिमिट प्राइस को रखती हैं। अब देखिए हम आपको एक फिगर दे रहे हैं, आप इस फिगर को ध्यान से देखें और फिर बनाएं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब हम फिगर को समझते हैं। फिगर को समझने से पहले अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पे इन्होंने 2 थ्योरी दी है। सबसे पहले इस थ्योरी की 2 मॉडल है। सबसे पहले मॉडल ये है कि नो कोलिजन विथ न्यू एंट्रेंट, अर्थात नो कोलिजन, अर्थात जुड़ाव नहीं, किसके साथ, जो नई फर्में आने वाली हैं उसके साथ कोई संबंध नहीं। ठीक है, और दूसरा है कि कोलिजन विथ न्यू एंट्रेंट, अर्थात जो नई फर्में आ रही हैं उसके साथ कोलिजन करना, मिलना, गठबंधन करना। तो इस तरीके से 2 फर्म इन्होंने दिया, जिसको हम ए मतलब थियरी, मतलब पहला मॉडल भी बोल सकते हैं, दूसरा मॉडल या ए मॉडल या बी मॉडल, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने देखिए किस तरीके से इन्होंने सिद्धांत दिया है। अगर आप देखें कि नो कोलिजन विथ न्यू एंट्रेंट, 2 सिद्धांत दिया है, नो कोलिजन विथ न्यू एंट्रेंट। सबसे पहले हमने आपको फिगर दिया, आप उसे बनाएं और फिर अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले दिया है कि जो मार्केट डिमांड है वो दिया है डी डी डैश, और जब मार्केट डिमांड दिया है और स्थिर है तो यहाँ पे देखिए ये यमार है वो भी दिया है। तो आप जानते हैं कि जहाँ यमार और यमसी क्लिक करता है, कटता है, एक दूसरे को कट करता है, वहीं पे प्राइस का निर्धारण होता है। ठीक है, और चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो नई फर्मों की तो परमानेंट, अगर नई फर्में देखें, नई सिद्धांत देखें तो वहां पे लॉन्ग रन की बात होगी, अर्थात दीर्घकालीन लागत की जो निर्धारण होगा वही होगा, अल्पकालीन लागत का निर्धारण नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पे 3 स्थितियां बन रही हैं। जो पहली देखिए, ये मुख्यतः किसकी है, ये मुख्यतः है पहली की फिगर, जो नो कोलिजन विथ न्यू एंट्रेंट है उसकी फिगर है। ठीक है, मार्केट डिमांड निश्चित है, एमआर निश्चित है, सब कुछ है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 स्थितियां बन रही हैं। सबसे पहली स्थिति, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको इरेज करेंगे। यहाँ पे 3 स्थितियां बन रही हैं, क्या हो सकता है, 3 स्थितियां वह हैं कि देखिए, सबसे पहला ये हो सकता है कि जो फर्म है वो पीएल कीमत तय करे, पीएल कीमत तय करे और लाभ उठाए। लाभ उठाने का मतलब ये है कि पीएल कीमत तय करके और बेफिक्र होके जो संभावित प्रवेश है उससे बेफिक्र होके काम करे। ठीक है,
या दूसरी कीमत, दूसरा जो अवधारणा है वो है कि वो लिमिट यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी डिमांड है, अर्थात जो ये डॉस डॉस है वो मोनोपोली कीमत है। जो मोनोपोली कीमत होगी तो वहां से अतिरिक्त लाभ होगा, जब अतिरिक्त लाभ होगा तो नई फर्में आएंगी, तो इसीलिए इसे हम अनसर्टेनिटी डिमांड बोलते हैं। तो इस जगह पे जहाँ डैश डैश है वो ए तक, ठीक है, तो ये क्या ओ बी तक या फिर सॉरी जो डी बी तक है, यहाँ से अनसर्टेन डिमांड है, ठीक है। तो ये क्या है, वो मोनोपोली प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए डॉस है, अर्थात ये अनसर्टेन है, यहाँ पे मुश्किल या समस्या हो सकती है। तो इसीलिए तो यहाँ पे या तो वो ये कीमत तय करे, अर्थात जो पीएम कीमत तय करे, PM1, और क्या करे, अतिरिक्त लाभ ले, लेकिन पोटेंशियल एंट्री की संभावना है। और तीसरा क्या है, या तो वो सी कीमत तय करे, जैसे जहां पे PM2 कीमत है, लेकिन ये कब तय करेगी, जब जब जो जो मोनोपोली कीमत है, देखिए पहली मोनोपोली जो कीमत है वो है ए पे, और इसकी जो मोनोपोली कीमत है वो PM1, और इसका इक्विलिब्रियम है E1। लेकिन जो दूसरी मोनोपोली कीमत है जो लिमिट प्राइस से नीचे है वो है सी पे, और इसकी जो प्राइस है वो है PM2, और इसका इक्विलिब्रियम है E2, ठीक। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जब सी पे तय करेगा तो इसका मतलब ये है, सी क्यों तय करेगा, तो पूरा मोनोपोली तय करेगा। एक और एजम्पशंस है कि अगर प्राइस जो सीमा कीमत जो मोनोपोली प्राइस है, अगर मोनोपोली प्राइस सीमा कीमत से कम होगी, अगर मोनोपोली प्राइस सीमा कीमत से कम होगी तो वहां पे सीमा कीमत इररेलेवेंट हो जाता है, बिना मतलब का हो जाता है। उस स्थिति में जो फर्म है वो सीमा कीमत निर्धारण करेगी। तो यहाँ पे क्या करेगी, PM2 कब, जब ये जो PM2 है वो जो लिमिट प्राइस है उससे कम हो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये पहले का है, मतलब मॉडल ए, नो कोलिजन विथ न्यू एंट्रेंट। अब देखिए दूसरा, सबसे पहले आप इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे को समझा रहे हैं। अब देखिए हम दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल क्या है कि कोलिजन विथ न्यू एंट्रेंट। लेकिन जैसे ही कोलिजन ये करेगी तो क्या होगा, कोलिजन कब करेगी, जब मोनोपोली प्राइस होगी, तभी तो नई फर्में आएगी, नहीं तो ऐसे क्यों आए। जब नई फर्में आएगी तो उसके साथ कोलिजन है, जब कोलिजन है तो जैसे ही कोलिजन करेगी, क्योंकि जो मार्केट डिमांड स्थिर है, तो क्या होगा, जो डिमांड है वो पीछे की तरफ आएगा। जैसे ही पीछे की तरफ आएगा तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी पीछे, तो डी डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस लिए हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या लिखे हैं, आउटपुट लिए हैं। तो जैसे ही करेंगे वैसे पीछे आ जाएगा, बस इसमें इतना ही है। और इसमें देखिए तीन चीजें हैं, यहाँ पे भी तीन शर्तें हो सकती हैं, तीन स्थितियां हो सकती हैं। या तो फर्म P1 अर्थात जो PM अर्थात मोनोपोली प्राइस को तय करे यहाँ पे, मोनोपोली तरह, तो और फिर उसके साथ जब करे तो समझौता करना पड़ेगा डिमांड को, क्योंकि बिना मोनोपोली प्राइस तय करे बिना वो आ नहीं सकती नई फर्म में, क्योंकि इनको लाभ नहीं होगा तो क्यों आए, अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो अगर या तो तय करे PM, और जैसे ही PM तय करेगी तो आएगा, तो फिर देखिए बाजार में उनके हिस्सा देना पड़ेगा, डिमांड करो पीछे आएगा। दूसरा, या तो वो PL कीमत तय करे, अर्थात लिमिट प्राइस तय करे और फिर अपना एंजॉय करे। नंबर तीसरा, या तो PL से नीचे तय करे। तो PL से नीचे तब करेगा जब मोनोपोली प्राइस PL से कम। तो यहाँ पे भी तीन शर्तें हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फर्म है वो कहाँ तय करती है प्राइस तय करती है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ER है जिसे डिमांड करो बोलते हैं, और ये MR है, ठीक है, ये MR है। तो यहाँ पे फर्म, यहाँ पे आप देखते हैं इलास्टिसिटी 1 होती है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ पे लेस देन 1 होती है। क्योंकि जब यहाँ पे हमने देखा है कि जब E=1 होता है तो MR 0 होता है। इस स्थिति में वो कीमत कहाँ तय करेगी, जहाँ पे MR माइनस हो, ऋणात्मक हो,
ठीक है, यहाँ पे कीमत तय करी, क्योंकि वो अट्रैक्ट होकर नई फर्म में नहीं आएंगी, इसीलिए कीमत तय करेगी जहां इलास्टिसिटी 1 से कम हो। ठीक है, अब हम फिर आगे देखते हैं जो उन्होंने दूसरा दिया, जो दूसरा वर्क किया था किताब के रूप में, बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट 1956। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ई की, इसका अर्थ है एंट्री गैप या प्रीमियम। प्रीमियम और प्रीमियम इन्होंने कहा कि यही चीज है जो एंट्री करने से रुकती है नई फर्मों की, कि जब पुरानी कीमत जो स्थापित फर्में हैं, जो इन्होंने किताब लिखी थी 1956 में, बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट, उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था, हमने बताया है कि आखिर परफेक्ट मार्केट में जो प्राइस होता है उससे ऊपर क्यों लिमिट प्राइस जो नई फर्म है वो तय करती है। तो उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ई का, ई को हम प्रीमियम बोलते हैं। और इसे हम प्रीमियम क्यों बोलते हैं? प्रीमियम मतलब एडवांटेज, प्रीमियम मतलब एडवांटेज। तो इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं एडवांटेज? क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है ऐसा, देखिए ई इक्वल टू पी सी माइनस पी एल अपान पी सी। ठीक है, तो ये जो पी एल है और पी सी, इसके बीच का जितना गैप होगा ये उतना बढ़िया होगा। ये मतलब प्रीमियम लाभ, अर्थात विस्थापित फर्मों को लाभ उतना अधिक होगा, क्योंकि नई फर्में आ नहीं पाएंगी, तो उसके लिए ये निश्चिंत होकर काम करेंगे। तो इसीलिए ये क्या करता है? बैरियर्स का काम करता है, इसीलिए तो इसका नाम है बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके अब हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि ई कैसे निर्धारित किया जाए। ई निर्धारित करने के लिए इन्होंने 4 चीजें दी, देखिए 4-5 चीजें बताई जो ई निर्धारित करने के लिए, जो ई को निर्धारित करता है। सबसे पहला है वो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, इसका मतलब क्या है? निरपेक्ष लागत, निरपेक्ष लागत का लाभ। इसका अर्थ ये है कि जो नई फर्में हैं उनके निरपेक्ष लागत अधिक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें सारी लागतें हैं, उन्हें सब देना पड़ता है, भूमि भी खरीदना पड़ता है, पूंजी भी लगानी पड़ती है, सारी चीजें नई करनी पड़ती है, तो उनको लागत बहुत ज्यादा आती है। लेकिन जो पुरानी फर्में हैं उनकी निरपेक्ष लागत क्या होती है? कम होती है, तो उनको लाभ भी बहुत ज्यादा होता है, उनको लाभ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पुरानी फर्मों को लाभ नहीं होता है। उसका कारण यह है कि निरपेक्ष लागत इनका जो है, जो नई पुरानी फर्में हैं उन्होंने अपना कास्ट, जैसे मशीन तो उन्हें खरीदना नहीं है, अब जितना मशीन नहीं खरीदना है, बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं खरीदना है, तो जितना भी इनकम आएगा प्रोडक्ट बेचने से वो सारा इनके लाभ में जाएगा। लेकिन ये एडवांटेज नई फर्मों को नहीं है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो पुरानी फर्में हैं उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है उसका इतना नाम बना लिया है कि मार्केट में दूसरा कोई खरीद ही नहीं सकता। इतना नाम बना लिया है कि कोई दूसरा खरीद ही नहीं सकता उसको। नई फर्में वाली जो प्रोडक्ट है उसको कोई दूसरा नहीं खरीदेगा, लेकिन जो पुरानी फर्में अपने उत्पाद के संबंध में पूरा विख्यात है, ख्याति है उनको, तो इसीलिए ये भी एक बैरियर का काम करेगा नई फर्मों को प्रवेश के लिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत ऐसा कम हो कि उनका बिके, क्योंकि जो पुरानी फर्में हैं उन्होंने अपना एक ख्याति बना लिया है, एक विश्वास लोगों के मन में डाल दिया है, उपभोक्ताओं के मन में डाल दिया है। अब देखते हैं हम तीसरा, नंबर 3 है मिनिमम ऑप्टिमम स्केल। ऑप्टिमम या ऑप्टिमल इसे हम बोलते हैं, ऑप्टिमम स्केल, मिनिमम ऑप्टिमम स्केल, अर्थात जो पुरानी फर्म है, देखिए ये है, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कास्ट यहाँ पे ऐसे होता है, एल शेप्ड होता है। जो पुरानी फर्में होती हैं वो यहाँ पे रहती हैं मिनिमम ऑप्टिमम स्केल पे। उन्होंने जो
अपने सारे कास्ट हैं, जो मशीन वगैरह की कास्ट हैं और सारी चीजें जो स्थिर लागतें हैं, भूमि की लागतें हैं, पूंजी जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कास्ट वगैरह दिया था, तो उस सबको उन्होंने कमा लिया है, लाभ के द्वारा कमा लिया है, क्योंकि वो बहुत पहले से हैं, तो इसीलिए उन्होंने लाभ के द्वारा कमा लिया है। अब उनका भरपाई नहीं करना है उनको, अब जितना मिल रहा है सब लाभ मिल रहा है। तो ये एब्सोल्यूट कास्ट एडवांटेज है एक तरीके से, जैसे कि जो हमने ये दिखाया है कि मिनिमम ऑप्टिमम, इसके लिए एक प्रकार से वही है, एडवांटेज ही है एब्सोल्यूट कास्ट, एब्सोल्यूट कास्ट बेनिफिट जैसा। तो जो नई फर्म है उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, वो अभी मशीन वशीन लगाई है तो कहीं इस जगह पे होंगी वो। तो ये इस तरीके से अपने हिसाब से एक कीमत तय करेगी, लेकिन ये नहीं कर सकती, इसीलिए इसका जो कीमत तय करेगी जो स्थापित फर्में हैं, तो इसका लाभ इनको मिलेगा, जो नई फर्मों को बैरियर्स के रूप में काम करेगा, जो वो नहीं आ सकती है, जो वो नहीं अपना सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो है, एक सेकेंड आप इसको नोट कर लें। इसके अलावा हम देखते हैं, इसके अलावा देखें कि पूंजी की अधिक मात्रा की आवश्यकता, पूंजी, बल्क क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। अगर आप देखें बल्क क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, इनको बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी इन्हें सब कुछ स्थापित करना है ना, भूमि भी खरीदनी है, मशीनें भी नई नई खरीदनी है, लेकिन ये चीजें पुरानी फर्मों के लिए नहीं करना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी देवर इस्टेब्लिश्ड, तो उनको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये भी नई फर्मों के लिए बैरियर का काम करेगी। अब इसके अलावा एक और है, वो है स्केल सेविंग या पैमाने की बचतें, पैमाने की बचतें या स्केल सेविंग भी ऐसे हम बोल सकते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, सेविंग मतलब बचत, तो दो प्रकार से बचते हो सकते हैं, एक है रियल इकोनॉमी, इसे हम स्केल इकोनॉमीज भी बोलते हैं, स्केल सेविंग बोलिए, स्केल इकोनॉमीज। तो एक होता है रियल इकोनॉमीज और एक होता है मॉनेटरी इकोनॉमीज। रियल इकोनॉमीज क्या होता है? ये होता है मशीन इत्यादि न लगाना। देखिए मशीन की बचत, क्योंकि मशीन इन्होंने ऑलरेडी लगा लिया है तो उसकी भी बचत है। श्रम की कम मात्रा या एक बोल सकते हैं कि अस्थाई मात्रा, इन्हें कुछ, क्योंकि इन्होंने मशीन की पुरानी है तो पूरा अनुभव है इनके लिए कि श्रम कितना मात्रा में लगेगा, मशीन कितनी मात्रा में लगेगी, कितनी रॉ मटेरियल लगेगी, इसका पूर्ण ज्ञान है। एक तरीके से पूर्ण ज्ञान करने का मतलब एक अनुमान है, तो इसीलिए इसे हम रियल इकोनॉमीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है, जैसे कि कोई भी अगर आप उत्पाद तैयार करते तो इसमें उनके उत्पादन में इनका सीधा रोल होता है, इसीलिए हम इसे रियल बोलते हैं, वास्तविक बचतें या रियल इकोनॉमीज। मशीन है, श्रम है, पूंजी है, पूंजी की बचत, क्योंकि जब मशीन खरीदना नहीं है और सारी चीजें खरीदना नहीं है तो पूंजी की बचत हुई। मॉनेटरी इकोनॉमीज क्या होता है? ये पैसे के रूप में होता है, ये पैसे से संबंधित है। तो ये सारी चीजें, 4-5 चीजें जो हमने बताई, स्केल इकोनॉमीज, इसमें रियल इकोनॉमीज, मॉनेटरी इकोनॉमीज, और इसके पहले हमने 3-4 चीजें बताई, ये सारी चीजें जो नई फर्में हैं उनके लिए बैरियर्स की काम करती हैं, बैरियर्स का काम करती हैं, और इसी कारण जो विस्थापित फर्में हैं वो परफेक्ट कंपटीशन से अधिक प्राइस तय करती हैं, परफेक्ट जो प्राइस है, परफेक्ट इकोनॉमिक्स की प्राइस उससे अधिक कीमत तय करती है। फिर भी जो नई फर्में हैं वो नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? बस इन्हीं 4-5 कारणों से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने इसको बहुत ही नॉर्मली समझाया है, बहुत ही सिंपल करके समझाया है। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।